देखिए दोस्तों, लास्ट हम पढ़ रहे थे टेंस। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी सेंटेंसों की, कि हमें जब टेंस पढ़ना है तो उससे पहले सेंटेंस की बात की थी हमने। और सेंटेंस में हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे थे, और टाइप्स ऑफ सेंटेंस में भी हमने 4 टाइप के सेंटेंस पढ़ चुके हैं। और हम आगे बात करेंगे कि अगला सेंटेंस हमारा 5वां प्रकार का है, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई आश्चर्य, विस्मय या खुशी का भाव में दिखाया गया है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो पहचान होगी, तो देखना इसकी पहचान क्या होगी कि जो वाक्य है वो शुरू किससे होगा, और जो वाक्य है वो अंत भी किससे होगा। तो देखना कि शुरू की हम बात करते हैं तो ओ है और आस, ये विस्मय सूचक एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं। इनसे वाक्य शुरू होता है। एक हम बात करते हैं हुर्रा की, हुर्रा खुशी का भाव दिखाता है। एक हम बात करते हैं ब्रेवो, एक हम बात करते हैं वेल डन। तो देखना इन सब में हम बात करते हैं तो ये हमारा होता है दुख सूचक, यानी कि ये सोरो का भाव प्रकट करता है, यानी कि दुख सूचक है, दुख सूचक। ये जो शब्द हैं ओ है और अलास, कैसे शब्द हैं? दुख सूचक शब्द हैं। इन दुख सूचक शब्दों के साथ तो हमारा कौन सा सेंटेंस होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसी के साथ हम देखते हैं कि हुर्रा जो है ये जॉय का, यानी कि खुशी का। और जो ब्रेवो और वेल्डन है ये भी जॉय का, यानी कि ये भी खुशी का ही भाव दिखाते हैं। एक हम बात करते हैं व्हाट ए और हाउ की। जब सेंटेंस व्हाट ए और हाउ से शुरू है तो भी हमारा वाक्य कैसा होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। व्हाट ए और हाउ जब है तो ये हमको दर्शाते हैं किसको? सरप्राइज को। ये हमें किसे दर्शाते हैं? सरप्राइज को, यानी कि आश्चर्य को दर्शाते हैं। इसको दर्शाते हैं आश्चर्य को। अब सिंपल सी बात है, और अंत में इनके जो सेंटेंस के अंत में जो चिन्ह होता है, या तो एक्सक्लेमेशन सिंबल होगा या फुल स्टॉप होगा। यदि इस एक्सक्लेमेशन मार्क की हम बात करते हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क यदि एक्सक्लेमेशन वर्ड के साथ लगा हुआ है तो अंत में हमें फुल स्टॉप लगाना है। तो हमारे अंत में जो वाक्य के अंत में जो सिंबल मिलेगा, जो चिन्ह मिलेगा, वो होगा हमारा फुल स्टॉप। और यदि एक्सक्लेमेशन वर्ड के बाद कॉमा दिया हुआ है, सीधा डायरेक्ट यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं दिया हुआ है, तो अंत में जब हम बात करेंगे तो अंत में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाया गया होगा। तो दोस्तों, हमने कल की क्लास में और आज की क्लास में बात की है, तो ये सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के हो गए। इसके बाद में अब हम आगे की बात करते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस जब बात करेंगे तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस दोनों ही टॉपिकों में सेंटेंस जरूरी है। और सेंटेंस का जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम ना तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना पाएंगे और ना ही हम पैसिव वॉइस बना पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम आगे की बात करते हैं, और आज हम टेंस की बात करेंगे। और टेंस में भी सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि हम सेंटेंस तो पढ़ रहे हैं, लेकिन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर बात करें।
सेंटेंस स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो देखना, सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे तो कैसे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाया है, सभी एक हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वो ऑब्जेक्ट। इन तीन चीज़ों से मिलकर हमारा एक वाक्य बनता है, एक सेंटेंस बनता है। किसके से? सब्जेक्ट से, वर्ब से और ऑब्जेक्ट से। तो हम इन तीनों चीज़ों की एक बार बात करेंगे, इन तीनों सेंटेंस एलिमेंट्स की बात करेंगे। और जब इस तीनों सेंटेंस एलिमेंट्स जब समझ में आ जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से टेंस, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तीनों चीज़ें, तीनों टॉपिक एक साथ समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो देखना, सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट का मतलब है हमारा एक कर्ता। और कर्ता कौन होता है? जो किसी कार्य को करता है, जो किसी कार्य को शुरू करता है या जो किसी कार्य को करता है वो हमारा क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। यानी कि कार्य को करने वाला जो व्यक्ति है, कार्य को करने वाला व्यक्ति, कार्य को करने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है? सब्जेक्ट हमेशा वाक्य के शुरू में होता है, वाक्य के शुरू में होता है। कहाँ होता है? वाक्य के शुरू में होता है। यानी कि ए सेंटेंस बिगिंस विद ए सब्जेक्ट, यानी कि जो वाक्य है वो हमेशा किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से शुरू होता है। कौन सा वाक्य? सिंपल वाक्य, सिंपल सेंटेंस जो है वो हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है। अब हम बात करते हैं कि एन एक्शन विच इज डन, ए डूअर, हम इसको कह सकते हैं एक डूअर, यानी कि एक कार्य करने वाला। एक डूअर जो होता है वो भी हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। अब देखिए, सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो बताइए। देखिए, हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट की, इसकी सब्जेक्ट की। और सब्जेक्ट की जब हम बात करें तो सब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के हैं। सब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के, देखना कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के सब्जेक्ट हैं। एक हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक तो हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट। अब देखना, जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की और प्लूरल सब्जेक्ट की जब बात करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स से एक वचन करता, मतलब एक वचन करता है। यानी कि किसी कार्य को करने वाला केवल और केवल कितना पर्सन होंगे? एक पर्सन होगा। तो कौन सा? सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट में हम बात करें तो बहुवचन करता होता है। कौन से? बहुवचन करता। देखिए, जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। यानी कि थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट और नेम। ही, सी, इट और नेम, ये थर्ड पर्सन जो है ये सब किस में आते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट की। तो प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट हमारा सेकंड और फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन में हम बात करें वी, सेकंड पर्सन में हम बात करें यू और थर्ड पर्सन में से हम बात करें दे की। और आई को भी हम इनके साथ ही इंक्लूड करते हैं। किसमें? प्लूरल सब्जेक्ट में। लेकिन आई जो है ये ना तो अपने आप में प्लूरल है और ना हम इसको सिंगुलर कह सकते, क्योंकि आई अपने साथ में पास्ट टेंस में, कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में वाज
हेल्पिंग वर्ब यूज करती है। हाँ, वाज हेल्पिंग वर्ब लेती है। पास्ट टेंस में कौन सी वाज हेल्पिंग वर्ब लेती है। तो इस तरह हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो आई, वी, यू और दे, हम इन चारों सब्जेक्ट की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट है। ही, सी, इट, नेम, इनकी बात करें तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अब एक बात और कि जब कोई नाउन, हम किसकी बात करें, नाउन की, नाउन में संज्ञा, जब किसी संज्ञा के अंत में संज्ञा के साथ एस या ईएस, संज्ञा के साथ कुछ भी नहीं लगा है, संज्ञा के साथ कुछ भी नहीं है, केवल एक पर्सन का बोध करा रहा है, तो वो हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और नाउन दिया हुआ है, नाउन यानी कि संज्ञा दी हुई है और संज्ञा के साथ में एस, संज्ञा के साथ एस या ईएस जोड़ दिया जाता है, नाउन के साथ में एस या ईएस जोड़ दिया जाता है, तो ये बन जाता है कौन सा, प्लूरल सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट बन जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट। और जब नाउन के साथ एस या ईएस नहीं जुड़ा है तो कौन सा, सिंगुलर सब्जेक्ट। देखना, जैसे हम बात करें, हमारे पास में एक एग्जांपल है बुक, नाउन है, बुक के साथ में एस या ईएस नहीं जुड़ा है तो ये कौन सी सब्जेक्ट में काउंट होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब बुक के साथ हमने जोड़ दिया एस, बुक के साथ क्या जोड़ दिया, एस, अब कौन से में होगी, प्लूरल, यानी कि बहुवचन करता हो गया। बुक्स, किताबें, किताब। जैसे स्टोरी, हम बात कर रहे हैं स्टोरी की, अब ये स्टोरी जो है एक वचन कर्ता में है, अगर हम इसको बहुवचन बनाते हैं तो स्टोरीज हो जाता है, स्टोरेज, यानी कि अंत में क्या जुड़ गया, ईएस, अंत में क्या जुड़ा हुआ है, ईएस। जब किसी नाउन के साथ में एस या ईएस लग जाता है तो वो हमारा बहुवचन कर्ता बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि सब एस या ईएस लगने से तो सिंगुलर बनता है, एस या ईएस लगने से तो सिंगुलर बनता है, लेकिन एस या ईएस जब किसी वर्ब के साथ लगता है, एस या ईएस किसी वर्ब के साथ लगता है, इसके साथ वर्ब के साथ, किसी वर्ब के साथ लगता है तो सिंगुलर होता है। एस या ईएस किसी वर्ब के साथ लगता है तो सिंगुलर होता है, और नाउन के साथ लगता है तो प्लूरल होता है। मैं इसकी एक कंडीशन आपको लिख रहा हूँ ऊपर, देखना। तो ये सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के हो गए, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन बहुवचन। एक वचन में ही, सी, इट और नेम आ जाएगा। यह नाउन, नाउन जिसके अंत में एस या ईएस नहीं लगा हो वो हमारी सिंगुलर नाउन होगी और सिंगुलर सब्जेक्ट में ही काउंट होगी। प्लूरल में आई, वी, यू और दे को हम प्लूरल में सम्मिलित करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अगर नाउन के साथ में एस या ईएस जुड़ा हुआ है तो वो भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा। अब देखना, एस या ईएस की हम एक बात देखते हैं, एक कंडीशन है कि साहब कब तो सिंगुलर होगा और कब प्लूरल होगा। तो देखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नाउन प्लस एस या ईएस, नाउन प्लस एस या ईएस तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। केवल नाउन है, केवल क्या है, नाउन है, तो हमारा होगा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा।
इस वाले नियम में अब देखना, नाउन के साथ एस या ई एस दिया हुआ है तो कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। नाउन के साथ में कुछ नहीं दिया है, यानी कि केवल और केवल नाउन दिया है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं कि साहब वर्ब है और वर्ब के साथ में एस या ई एस जोड़ा गया है, वर्ब है और वर्ब के साथ में एस या ई एस जोड़ा गया है, तो हम बात करते हैं कि कौन सी वर्ब होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। तो देखना, नाउन के साथ में एस या ई एस लगने पर प्लूरल सब्जेक्ट बनता है और वर्ब के साथ एस या ई एस लगने से सिंगुलर वर्ब बनती है। अब हम बात करते हैं कि चौथा जो है वो केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारी प्लूरल वर्ब, कौन सी वर्ब होगी? प्लूरल वर्ब होगी। तो ये चारों की चारों कंडीशन आपको एस या एस वाली ध्यान रखनी है। इसके बाद में ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है कंप्लीट, कि सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट क्या है, कहाँ यूज होता है, कितने प्रकार का है और कैसे सिंगुलर और प्लूरल की बात होती है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे वर्ब की। इसकी बात करेंगे वर्ब की। तो देखना दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अब वर्ब की। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया की जब हम बात करते हैं तो क्रिया क्या होती है? जब किसी कार्य को या किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। एक मैं यहाँ डेफिनेशन लिख रहा हूँ, जैसे एन एक्शन विच इज डन, एन एक्शन विच इज डन बाय ए डूअर, यानी कि किसी कर्ता के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। एन एक्शन विच इज डन बाय ए डूअर, यानी कि किसी कर्ता के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। अब हम मोस्टली बात करते हैं कि सब वर्ब के प्रकारों की बात करते हैं। तो देखना, वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब। तो देखना, टाइप्स ऑफ वर्ब में हम बात करते हैं। वर्ब हमारी दो प्रकार की, कितने प्रकार की? दो प्रकार की। तो देखना, वर्ब कितने प्रकार की बात करेंगे हम? दो प्रकार की। कि एक तो होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। दूसरी होगी हमारी मेन वर्ब। कौन सी होगी? मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया। कौन सी क्रिया? मुख्य क्रिया। अब देखो कि सब जो हेल्पिंग वर्ब है इससे सीधा सीधा स्पष्ट हो रहा है कि सहायक, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब की क्या करती हैं? सहायता करती हैं। क्या करती हैं? सहायता करती है। जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसकी सहायता करती हैं? मेन वर्ब की। किसकी? मेन वर्ब की। जब किसी वाक्य में कोई वाक्य है और उसमें हेल्पिंग विदाउट हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब से एक सेंटेंस पूरा हो सकता है। मेन वर्ब से एक सेंटेंस पूरा हो सकता है विदाउट हेल्पिंग वर्ब, लेकिन विदाउट मेन वर्ब एक सेंटेंस पूरा नहीं होता है। जैसे हम बात करते हैं कि एक सेंटेंस है डॉग, डॉग्स बार्क। अब डॉग्स बार्क ये सेंटेंस है, यानी कुत्ते भौंकते हैं। अब ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। बार्क हमारी क्या है? वर्ब है। अब देखना, यहाँ एक अभी पिछला जो नियम हमने देखा था सब्जेक्ट वाला, इसमें बताइए कि यहाँ डॉग जो है नाउन है और नाउन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? एस। क्या जुड़ा हुआ है? एस। तो कौन सा सब्जेक्ट हो गया ये? बताइए कौन सा हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट। कौन सा हो गया?
प्लूरल सब्जेक्ट होगा। अच्छा जी, इधर देखते हैं हम, ये क्या है, बार्क। अब बार्क है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस या एस नहीं है। अब जब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो ये भी कौन सी वर्ब होगी अब हमारी, प्लूरल वर्ब। मुझे अब आपको अच्छी तरह से आप डिफरेंस कर रहे होंगे, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि जब नाउन के साथ एस या एस लगता है तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के साथ एस या एस लगता है तो सिंगुलर वर्ब होती है। यहाँ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो प्लूरल है। अब देखना, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, तो ये तो मेन वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी। अब ये जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब से सब्जेक्ट और मेन वर्ब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन जब भी ये सेंटेंस पूरा हो रहा है, जब भी क्या हो रहा है, सेंटेंस पूरा हो रहा है। अब जैसे मैंने सेंटेंस लिखा डॉग्स आर, क्या सेंटेंस है, कोई सेंटेंस नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं है। अब हम बात करें कि सब यहाँ डॉग्स है, ये तो सब्जेक्ट हो गया, और आर ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमारा कोई सेंटेंस का कोई रोल नहीं है, कोई सेंटेंस पूरा नहीं कर रही है। अगर ये होता डॉग्स आर बार्किंग, डॉग्स आर बार्किंग, तो हम यहाँ इस, देखना मैं इस सेंटेंस को भी लिख रहा हूँ, जैसे डॉग्स आर बार्किंग, देखना इधर ये होगी, अब क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट। आर इधर हेल्पिंग वर्ब होगी, बार्किंग ये मेन वर्ब होगी। अब देखना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की सहायता करने के लिए कौन सी वर्ब आ गई हमारे पास में, आर। अब ये आर जो है ये हेल्प कर रही है, सहायता कर रही है किसकी, बार्किंग की। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है वो कहीं ना कहीं एक सेंटेंस में किसी ना किसी प्रकार से क्या करती है, मेन वर्ब की सहायता करती है। तो देखना दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात हमने की है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करती है कि मेन वर्ब की सहायता करती है। अब हम बात करेंगे एक बार हेल्पिंग वर्ब की और फिर हम बात करेंगे मेन वर्ब की। तो देखना, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, हेल्पिंग वर्ब की, कि हेल्पिंग वर्ब कितनी हेल्पिंग वर्ब है, कौन कौन सी है, कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रियाओं की बात कर रहे हैं। तो देखना, जब हेल्पिंग वर्ब को हम डिवाइडेशन में बांटते हैं, जब डिवाइडेशन करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का जब डिवाइडेशन करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं, दो भागों में। एक तो हमारी हो जाती है प्राइमरी, ऑक्सिलरी बोलते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, और दूसरी हमारी है मॉडल। देखना, टोटल हेल्पिंग वर्ब जो होती है, टोटल कितनी होती है, 24, यानी कि टोटल जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कितनी है हमारी, 24 है। कभी भी कोई भी पूछे कि साहब कुल हेल्पिंग वर्ब कितनी है, तो 24 हेल्पिंग वर्ब है, जिनमें हम बात करते हैं कि प्राइमरी, प्राइमरी में हमारे पास में 11 आती हैं, और मॉडल में जैसा कि आप जानते हैं 13 आती है। तो देखना, अब हम प्राइमरी जो हैं, प्राथमिक जो हेल्पिंग वर्ब हैं, इनको भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो हम बात करते हैं बी, एक बात करते हैं हम डू, और एक बात करेंगे हम हैव की। बी, डू, हैव हेल्पिंग वर्ब हमारी है। हेल्पिंग वर्ब को हमने 2 भागों में बांट लिया, प्राइमरी और मॉडल, और प्राइमरी को भी हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, बी, डू और हैव। तो देखना, बी में हम जब बात करते हैं तो बी में 5 हेल्पिंग वर्ब आती है। कितनी आती हैं, 5। डू में कितनी आती हैं, 3। हैव में कितनी आती है, 3। कितने हो गए, 3 3 6 5 11, 11 हेल्पिंग वर्ब है। इससे ज़्यादा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो देखना, हम बात करें इज,
एम और आर। 3 हेल्पिंग वर्ब तो ये होगी, वाज और वर। 2 ये होगी, कितनी होगी हमारे पास में? 5। अब देखना, इज, एम और आर जो हैं ये तो होगी प्रेजेंट की। कौन से टेंस की होगी? प्रेजेंट की। और जो वाज और वर हैं ये किसकी होगी? पास्ट की। देखना, इसके बाद में हम बात करते हैं डू की। किसकी बात करेंगे? डू की। तो डू में 3 है, एक तो डू, एक डज और एक है डिड। डू, डज और डिड। देखना, ये भी हुई, ये हमारी है डू और डज जो है ये तो होगी कौन से टेंस की? प्रेजेंट की। और डिड जो है ये होगी किसकी? पास्ट की। कौन से टेंस की होगी? पास्ट टेंस की होगी। देखना, इसी प्रकार हम बात करते हैं हैव की। तो हैव में भी वही 3 है, हैज, हैव और हैड। तो देखना, हैज हैव की बात करें तो ये तो प्रेजेंट की होगी, और हैड की बात करें तो ये आ गई हमारी कौन से में? पास्ट। तो देखना, जब हम बात करेंगे किसकी, कि कौन से टेंस की, कि कौन सा टॉपिक की, कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखना, इज, एम और आर जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनको हम सीधा सीधा बदल देते हैं वाज और वर, क्योंकि जो बी फॉर्म है वो बी फॉर्म में ही जाएंगी। बी की कौन सी फॉर्म में जाएंगी? बी फॉर्म में जाएंगे। अब इज, एम, आर जो बी फॉर्म है उनको हम किस में बदल देंगे? वाज वर में। इसी प्रकार हमारे पास में डू है। यहाँ क्या होता है कि जो डू डज है उसको हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म में ही बदलते हैं, क्योंकि हमारा जो कंडीशन क्या होती है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो भी सेंटेंस दिया होता है, इन्वर्टेड कोमा वाला जो आरएस होता है उसमें जो सेंटेंस दिया जाता है उसको हम सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? सिंपल में। इसलिए हम डू डज सीधा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। हैज हैव को हम किस में चेंज करते हैं? पास्ट में। तो ये तो हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हुई। इसके बाद में हम देखते हैं एक बार कि मॉडल जो है, मॉडल कितने हैं? 13 मॉडल है। कितने मॉडल हैं? 13। तो देखना, 13 मॉडल्स में हम बात करते हैं। देखना, सबसे पहले हम बात करते हैं कैन की। कैन है तो कैन का भाई कुड हो जाएगा। इसी प्रकार विल है तो विल का भाई वुड हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास में सेल है तो सेल का भाई शुड हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास में आता है मे। कौन सा? मे। मे का हो जाएगा माइट। ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है। ये प्रेजेंट, ये पास्ट में, ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये प्रेजेंट और ये पास्ट। जब हम बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तो जितने भी टेंस हैं प्रेजेंट को हम पास्ट में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? प्रेजेंट को पास्ट में। तो जब कैन है तो कैन को कुड में, विल को वुड में, सेल को शुड में, मे को माइट में। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं कि केवल जो अब उनका पास्ट नहीं बनता है तो कौन कौन से मॉडल है? मस्ट, एक है निडंट, एक है डेयर टू, एक है यूज्ड टू, एक है ऑट टू, ऑट टू। हाँ, तो देखना यहाँ तक हमारे पास में 13 मॉडल हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 8 और 5 13। तो देखना यहाँ तक हम बात करेंगे किसकी? ये हेल्पिंग वर्ब की। तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास में टोटल हेल्पिंग वर्ब हुई 24। धन्यवाद दोस्तों।